हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी टर्म है वो किसने दी थी। तो द टर्म एक्टिविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जी एन लेविस। और जो एक्टिविटी होती है वो होती है द डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सोल्यूट एक्टिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो एक्टिविटी क्या होती है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास में क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास में सोलवेंट है। इसके अंदर हमने डाला सोल्यूट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो वो क्या होगा, डिसोशिएट होगा आयंस के अंदर। अब इसके अंदर जितने भी आयंस हैं वो जो है हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये हमारे पास में क्या होता, आइडियल सॉल्यूशन होता तो जितने भी हमारे पास में ये आयंस बन रहे हैं ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास में रियल सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए रियल सॉल्यूशन कह दो या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह दो, उसके लिए जो हमारे पास में जितने भी आयन हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका कुछ ही जो पोर्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं। और वही चीज़ हमारे पास में क्या होती है, एक्टिविटी। ठीक है, तो आई होप को समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी हम किसे कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम। तो एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयोनिक स्पीसीज। एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एक्टिविटी एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास में सोलवेंट है इसके अंदर सोल्यूट डालते हैं तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, आयंस में डिसोशिएट होगी, और ये आयन क्या करेंगे, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आइडियल हमारे पास में क्या होगा, सोल्यूशन होगा, तो जितने भी हमारे पास में आयनिक आयंस जो फॉर्म हुए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास में रियल सोल्यूशन होते हैं उसमें इसका कुछ जो इफेक्टिव भाग होता है, मतलब जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है वही जो होती है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी टर्म दे देते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी को हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट कंसिडर अन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिसोशिएट इन सोलवेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट होता है, ए केटाइन एंड बी एनाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी नेगेटिव। तो हमारे पास में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जो हम जानते हैं, लो ऑफ मास सेक्शन से हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन है, और कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन अपॉन में जो हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो हमारे पास में वैल्यू होती है, द इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ के इज़ नॉट कांस्टेंट। हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, फिर भी जो इसकी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि इट वेरीज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। इट इज़ ड्यू टू इंटर आयनिक फोर्सेज बिटवीन द आयंस। इट कैन बी सेड दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट ऑलमोस्ट completely, but their ions are not absolutely independent to carry current. The fraction of ion which are absolute free to carry current is called effective ions. Thus, effective concentration of electrolyte is less than its actual concentration. The term activity gives the concentration of effective ions. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास में जितने भी आयंस होते हैं वो हमारे पास में कम्प्लीटली फ्री नहीं होते हैं करंट को कैरी करने के लिए। केवल उसका कुछ इफेक्टिव पोर्शन होता है वही करंट को कैरी करता है, जिसे हमने टर्म दी है एक्टिविटी। इसलिए जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो वेरी करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी होती है उसको हम किस तरह से लिखेंगे इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे पहले हमने बात करी थी कंसंट्रेशन की, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिविटी। तो हमारे पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा ए एक्टिविटी ऑफ केटाइन और मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी ऑफ एनाइन अपॉन में एक्टिविटी ऑफ हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को। इसके बाद में द एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास में एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो कंसंट्रेशन है उसके। तो एक्टिविटी और यहाँ पे सी जो है कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो एक्टिविटी हमारा प्रोपोर्शनल हो गई कंसंट्रेशन के। अब यहाँ से जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ। एफ जो होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। कई जगह हम इसको क्या लिखते हैं, गामा, यानी कि ये बाई टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इधर इसको एफ से रिप्रेजेंट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमने जो है कंसंट्रेशन का यूज़ किया है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की दूसरी यूनिट जैसे कंसंट्रेशन को हम नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी इन सब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें मोलेलिटी से, एम क्या होता है, मोलेलिटी, ये जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए हम इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका यूज़ करते हैं मोलिलिटी का, तो हमारे पास में जो एफ होता है यानी कि जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइम में हमारे पास में क्या होगा, एक्टिविटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारे पास में मोलिलिटी या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन की यूनिट के। और हम जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगी गामा एम। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिविटी अपॉन में मोलिलिटी। तो इस तरह से जो है एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। ठीक है,
अब हम बात करें एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम फ्यूगोसिटी में बात करते थे एट लो प्रेशर, और सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज़ करेंगे एक्टिविटी, और यहाँ पे हम बात करेंगे लो कंसंट्रेशन। एट लो कंसंट्रेशन व्हेन सी अप्रोचेस टू जीरो, जब हमारी कंसंट्रेशन जो है जीरो हो जाती है, मतलब जब हम सोल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जो होती है, जो हमारा सोल्वेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो सी अप्रोच करता है जीरो को, देन ए अपॉन सी जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाती है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि सी टेंड्स टू जीरो, तब हमारे पास में ए अपॉन सी जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी 1। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी अगर 1 होगा तो ए इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सी। तो ये हमारे पास में आइडियल कंडीशन है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वेरी डाइल्यूट होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन यानी कि रियल सोल्यूशन की। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन एफ इज़ लेस देन 1, यानी कि हमारी एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है वो 1 से कम होता है, यानी कि एक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन 1 से कम होता है, दैट इज़ एक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन इज़ लेस देन 1। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी होगी वो कंसंट्रेशन से कम होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी जो है किस तरह से हमारी फ्यूगोसिटी से रिलेट करती है, और एक्टिविटी की हम किस तरह से फ्यूगोसिटी वाली डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी का रिलेशन विथ फ्यूगोसिटी। एक्टिविटी रिलेशन विथ फ्यूगोसिटी समझने से पहले हमारे को केमिकल पोटेंशियल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और आई क्या है, एट एनी जो हमारे पास में सब्सटेंट है उसके लिए हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, बेसिकली होता है वो जी अपॉन में एन, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है पर मोल, यानी कि जब एन इक्वल टू 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। और हम जब बात करेंगे जो हमारे पास में होती है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास में पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल होती है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, तो द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी इज known as chemical potential म्यू आई, ठीक है। तो जो हमारे पास में पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, केमिकल पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी आई इससे, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास में डेल जी अपॉन में डेल एन आई और टी पी एन जे, यहाँ पे एन आई ले लेते हैं, आई सब्सटेंस है हमारा, ठीक है। तो पार्शियल फ्री एनर्जी हमारे पास में क्या हो गई, डी जी, यानी कि फ्री एनर्जी अपॉन में मोल। तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, केमिकल पोटेंशियल म्यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन में एन आई। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, फ्री एनर्जी अपॉन में मोल्स, ये होता है हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम जानते हैं कि हमने वो देखा था फ्यूगोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगोसिटी वाले लेक्चर में, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगोसिटी, वहाँ पे हमने डिराइव की थी इक्वेशन जी इक्वल टू जी स्टार प्लस एन आर टी एल एन नेचुरल लॉग ऑफ एफ, जो कि एफ की हमारे पास में फ्यूगोसिटी है। तो ये चीज़ हमने कहाँ देखी थी, कंसेप्ट ऑफ फ्यूगोसिटी वाले लेक्चर में देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन हमारे पास में कहाँ से आई। अब इसको इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय एन, ठीक है। मोल से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, जी अपॉन में एन इक्वल टू हो जाएगा जी स्टार अपॉन में एन इक्वल टू हो जाएगा प्लस आर टी एल एन ऑफ एफ, ठीक है। तो ये जो है टर्म हमारे पास में क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, ये क्या हो जाएगा, म्यू स्टार प्लस आर टी एल एन एफ, ठीक है। तो अब हम ith कंपोनेंट के लिए लिखे तो क्या हो जाएगी, म्यू आई इक्वल टू म्यू आई स्टार आर टी एल एन एफ आई, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में ith कंपोनेंट के लिए, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में 2। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल। अब यहाँ से हम जो है रिलेशन निकालेंगे फ्यूगोसिटी और एक्टिविटी में। तो ये तो मैंने बात की एट एनी स्टेट, ठीक है, ये तो है एट एनी स्टेट। अब हम बात करेंगे एट प्योर स्टेट, ठीक है। तो प्योर स्टेट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में हम जब हमारे पास में केमिकल पोटेंशियल है उसको हम लिखेंगे म्यू आई नॉट इक्वल टू म्यू आई स्टार, ये तो हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा,
प्लस आर टी एल एन ऑफ एफ आई नोट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूगेसिटी है ऑफ प्योर स्टेट। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास हो गई, ये कौन सी इक्वेशन होगी 3। तो हमारे पास में दो इक्वेशन हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा म्यू आई माइनस म्यू आई नोट। ठीक है, इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म जो होगी आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आर टी एल एन ऑफ एफ आई माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ एफ आई नोट। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये क्या होती है, लोगोरिथम की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से आर टी पहले आप कॉमन ले लेना, उसके बाद में लोगोरिथम की प्रॉपर्टी हो जाएगी लॉग एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी। क्या होता है, एल एन ए अपॉन में बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू आई, और यहाँ से म्यू आई नोट को उधर भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में म्यू आई नोट। और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, प्लस आर टी हमने कॉमन ले लिया, और लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन एफ आई अपॉन में एफ आई नोट। अब यहाँ पे एक हम नई टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है, तो हम कुछ उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो एफ आई अपॉन में एफ नोट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्टिविटी ए इक्वल टू हो जाएगा ए आई के, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा एफ आई अपॉन में एफ आई नोट। ठीक है, यहाँ पे हम एक्टिविटी की एक और नई डेफिनेशन को हम बता रहे हैं कि जो एक्टिविटी होती है वो फ्यूगेसिटी का रेशो होती है। तो एक्टिविटी को हम यहाँ पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस in any given state is thus defined as the ratio of the fugacity of the substance in that state to the fugacity of the same substance in the pure state। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में एक्टिविटी की हमने एक और नई डेफिनेशन निकाली कि एक्टिविटी होती है रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी इन एनी स्टेट अपॉन में हमारे पास में हो जाएगा 8 प्योर स्टेट। तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन निकल के आ जाएगी म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास में, ये हमारे पास में 4th इक्वेशन, और ये हमारे पास में हो गई 5th इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास में डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी देखेंगे, वहाँ पे हर जगह ही आपके पास केमिकल पोटेंशियल वाली एक्टिविटी की इक्वेशन यूज़ में आएगी, तो आप इसको याद कर लेना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो एक्टिविटी है उसको जो है हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके कौन कौन से तरीके होते हैं। तो अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के वेरियस मेथड हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे हैं। फर्स्ट है हमारे पास में सोल्यूबिलिटी मेथड, सेकंड है हमारे पास में वेपर प्रेशर मेथड, थर्ड है हमारे पास में फ्रॉम गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, फोर्थ है हमारे पास में फ्रॉम डिवाई हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, फिफ्थ हमारे पास में आता है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, सिक्स्थ है ईएमएफ मेथड, एंड सेवन्थ है रेंडल वाइट मेथड। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।